हेलो, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई लगातार कर रहे होंगे। एक अपना लक्ष्य बना लीजिए कि आपको किसकी तैयारी करनी है, किसकी तैयारी करनी है, उस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अपना एक लक्ष्य बना लीजिए, उसी हिसाब से तैयारी लगातार करते रहिए। और पिछले वीडियो में हम बात कर चुके हैं, संविधान के 4 भाग की बात कर चुके हैं और हम इस समय बात कर रहे हैं संविधान के 5 भाग की। आपको पता है तो हम पहला आपको टॉपिक बता देते हैं। हमारा टॉपिक है राज व्यवस्था। हमारे टॉपिक का नाम है राज व्यवस्था। अंग्रेजी में इसी को कहते पॉलिटी। क्या कहते हैं? पॉलिटी, राज व्यवस्था। और देखो, इसमें हाई स्कूल में 9th में पढ़ते हैं और आगे वही आपकी बन जाती है, अलग सब्जेक्ट बन जाते हैं। जैसे अर्थशास्त्र वही इकोनॉमिक्स, और ये पॉलिटी को सिविक्स कह देते हैं। वही मतलब है, हालांकि वही चीज़ें लगभग वो सिविक्स हो जाती है। तो हम ज़्यादा आगे बातें ना करते हुए आप लोगों से कहना चाहते हैं कि आप अपनी पढ़ाई लगातार करते रहिए और फॉर्म भी बता चुके हैं, अप्लाई करते रहिए। रोज़ रोज़ इतना समय नहीं है कि आपको बताया जाएगा। जिस हिसाब से आपकी योग्यता है उस हिसाब से आप फॉर्म डालते रहिए और आप तैयारी आप करते रहिए। हम आपके साथ में रहेंगे, हर समय आपके साथ में रहेंगे। कोई समस्या हो तो आप कमेंट करके पूछ भी सकते हैं। अगर कोई सब्जेक्ट आपको और भी पढ़ना है और भी सीखना है तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं कि ये वीडियो बना दीजिए, तो हम प्रयास करेंगे वो वीडियो बनाने का प्रयास करेंगे। और इस समय हम बात कर रहे हैं खासकर पॉलिटी की, इसके बाद रीजनिंग भी बताएंगे। तो हम सीधे आज बात करेंगे भाग 5 की बात कर रहे हैं। भाग 5 संविधान का भाग 5, संविधान का भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है तो आपको बता चुके हैं। 52 से 151 अनुच्छेद। कहाँ से कहाँ तक? 52 से 151 अनुच्छेद है। और भाग हम इसी के साथ में हम एक दो और बता देते हैं आपको बातें, पिछली बातें भी बता देते हैं। भाग 1 में बता चुके हैं आपको। भाग 1 में आपको बता चुके हैं कहाँ से कहाँ तक। अनुच्छेद 1 से 4 तक। भाग 2 में बता चुके हैं 5 से अनुच्छेद 5 से 11 साथ में रिवीजन करते जाएंगे। 5 में भाग 2 में कहाँ से 5 से 11। भाग 3 में आपके हैं, भाग 3 आपका है अनुच्छेद 12 से 35 तक। और भाग 4 आपका है अनुच्छेद 36 से 51 तक है। तो इसमें आपको पता है, पहले इसमें संघ एवं उसका राज्य क्षेत्र की बात की गई है। संघ एवं राज्य क्षेत्र की बात की गई है इसमें। और दूसरे में नागरिकता है, आप नोट भी कर सकते हैं अगर चाहें। नागरिकता। भाग 3 में मौलिक अधिकार आपके हैं। भाग 3 में मौलिक अधिकार आपको पता है। शुरुआत में कितने थे, वर्तमान में कितने हैं, इसकी चर्चा हम पहले ही कर चुके हैं। भाग 4 में 51 से 36 से 51 तक हैं। इसको कहते हैं नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्वों की बात की गई है भाग 4 में। और इस समय हम चर्चा कर रहे हैं खासकर भाग 5 की। तो आपको हम साथ में बताते हैं, इसलिए हमने रिवीजन करने के लिए बता दिया। तो अगला हम देखेंगे, आज हम भाग 5 की ही बात करेंगे। भाग 5 कहाँ से कहाँ तक है पूरा देखिएगा। भाग
5 आपका है अनुच्छेद 52 से 151, क्योंकि आपका अभी 36 से 51 हो चुका था, तो अगला शुरू होगा 52 से शुरू होगा। 52 से अनुच्छेद 151 ये अनुच्छेद है, ध्यान रखिएगा क्या है, अनुच्छेद 52 से 151 तक इसका वर्णन है, ठीक है। और इस समय हम बात कर रहे हैं, आपको राष्ट्रपति के बारे में बता चुके हैं, उपराष्ट्रपति के बारे में हालांकि कम बताया है। और हम आज बात करेंगे खासकर बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक की बात करेंगे। कौन सा है, तो आपका आज बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। इसकी बात करेंगे सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय को अंग्रेजी में कहते हैं सुप्रीम कोर्ट। क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट अंग्रेजी में कहते हैं। और आपको पता है कि ये एकमात्र, अर्थात अगर पूछा जाए भारत में उच्चतम न्यायालयों की संख्या कितनी है, तो आपका उत्तर होगा केवल एक, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट एक ही है। और हाई कोर्ट की अलग संख्या होती है, हर राज्य का अलग होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि एक ही हर राज्य का होगा, उसमें संयुक्त भी होते हैं। कभी कभी 2 या 3 राज्यों को शामिल करते हैं, वो संसद पर निर्भर करता है कि कहाँ पर कितने होंगे और कहाँ का राज्य क्षेत्र कौन सा न्यायालय होगा, ये बताया जाता है। तो सर्वोच्च न्यायालय की बात करेंगे तो केवल एक है भारत। उसका मुख्यालय की बात करेंगे तो कहाँ पर है, मुख्यालय कहाँ पे है, मुख्यालय है दिल्ली, नई दिल्ली में। अर्थात इसका ऑफिस अनुच्छेद जब बताएंगे तो उसमें बताएंगे किसमें क्या है इसका मुख्यालय। अर्थात इसका सुप्रीम कोर्ट का मुख्यालय नई दिल्ली में है और एकमात्र है। इसको कहते हैं सभी हाई कोर्ट अर्थात सभी उच्च न्यायालयों का पिता है। कहाँ मुख्यालय है, नई दिल्ली में इसका मुख्यालय है। और खासकर हम किसकी बात कर रहे हैं, आज सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहे हैं। तो अगर पूछा जाए सुप्रीम कोर्ट की स्थापना, तो पहले आपको पता है सर्वोच्च न्यायालय की सबसे पहले स्थापना 1773 के कौन सा था, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, उसके तहत इसकी स्थापना सबसे पहले की गई थी। सबसे पहले की बात करेंगे। लेकिन अगर हम बात करें लगभग जब भारत स्वतंत्र हो रहा था उस समय संघीय न्यायालय तक था हालांकि। और इस समय अगर पूछा जाए उद्घाटन, तो पहले बताते हैं भारत शासन अधिनियम के तहत स्थापना की बात करें, स्थापना की भारत शासन अधिनियम, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, ध्यान रखिएगा, भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत, 1935 के तहत 1937 ईस्वी में, अर्थात 1937 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई। ईस्वी में इसकी उच्चतम न्यायालय, उच्चतम न्यायालय की बात करेंगे, उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई। ठीक, अगर पूछे इसका उद्घाटन, बहुत बार पूछा गया है, इसका उद्घाटन अर्थात सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का उद्घाटन कब हुआ था, तो स्वतंत्र भारत की बात करेंगे जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। इसके एक दिन छोड़कर अर्थात 28 जनवरी सन 1950 को, सन 1950 को इसका उद्घाटन हुआ, इसका उद्घाटन हुआ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका उद्घाटन हुआ, ये याद रखिएगा। कब हुआ था, 28 जनवरी 1950 को। तो आप इससे क्वेश्चन भी बना सकते हैं, इसका उद्घाटन कब हुआ था, तो आपका उत्तर क्या होगा, उत्तर होगा 28 जनवरी 1950 को। इसके बाद हम अगले प्रश्न की बात करें, अगला प्रश्न हम आप बात करेंगे, सीधे हम डिटेल में आज बता रहे हैं। तो शुरुआत में पूछा गया जब सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई थी उस समय,
अर्थात स्थापना के समय स्थापना के समय न्यायाधीशों की संख्या देखो, इसमें एक मुख्य न्यायाधीश था उच्चतम न्यायालय का और अन्य कितने थे तो आपको बता देते हैं। इनकी संख्या थी 8। कितनी टोटल संख्या थी? 8। उसमें हो जाएगा एक मुख्य न्यायाधीश, इसके बाद 7 अन्य। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं कुल न्यायाधीशों की संख्या की बात करेंगे तो उसमें हम उसके किसकी बात करेंगे? ठीक है, हम किसकी बात करेंगे? हम बात करेंगे एक मुख्य न्यायाधीश था, 7 अन्य थे। ठीक है, तो उसमें टोटल संख्या कह सकते हैं टोटल कितनी थी? 8। उसमें मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों को मिलाकर। इसके बाद समय समय पर इसमें अगर पूछा था इसकी संख्या बढ़ाने का काम कौन करता है, घटाने का काम करता है, तो हालांकि अभी तक घटी नहीं है, बढ़ी ही है। तो घटाने का काम या बढ़ाने का काम संसद, अर्थात बढ़ोतरी इनकी संख्या में वृद्धि या कह सकते हैं बढ़ोतरी या वृद्धि। इनकी संख्या में वृद्धि कर सकती कौन? संसद। कौन करेगा? संसद इसकी संख्या में वृद्धि कर सकती है। अभी तक कुछ संख्या बढ़ी भी है तो आपको बता देते हैं। जब उद्घाटन हुआ था उस समय इनकी संख्या, कुल न्यायाधीशों की संख्या 8 थी। उसमें एक मुख्य था और 7 अन्य। और इसके बाद 1956 में हुआ। 1956 में इसकी संख्या कर दी गई थी कितनी? 10। कितनी कर दी गई? 1956 में इसकी संख्या कर दी गई थी 10। फिर 1960 में कर दी गई थी 13। 1960 में कर दी गई थी कितनी? 13। इसके बाद 1977 में इसकी संख्या कर दी गई कितनी? 17। कितनी कर दी गई? 17। सही है, इनकी संख्या कर दी गई थी 17। इसके बाद 1986 में इनकी संख्या कर दी गई थी 25। कितनी? 25 संख्या कर दी। याद रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर पूछा जाए कि पहली बार स्वतंत्र भारत के बाद न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि कब की गई, तो आपका उत्तर होगा पहली बार की गई 1956 में, तब 8 से 10 की गई। और इसके बाद 1960 में 3 और बढ़ाई गई, संख्या 13 हो गई। 1977 में 17 हो गई और 1986 में आई तब 25 हो गई। और इसके बाद 2019 में एक संशोधन हुआ। 2019 में आपको पता है किसकी सरकार थी? बीजेपी की सरकार थी और आज भी है। तो इनकी संख्या 2019 में है, अब इस समय है 1 + 33। ध्यान रखिएगा। इस समय अगर पूछा जाए वर्तमान में, या इस समय एक ही चीज है, वर्तमान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी है, तो 1 मुख्य 33 अन्य। ध्यान रखिएगा, 1 मुख्य और 33 अन्य न्यायाधीशों की संख्या है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इस समय आपको पता है कि इस समय उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? संजीव खन्ना। इस समय बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट यानी SC, और ध्यान रखिएगा सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना। बहुत इंपॉर्टेंट है, संजीव खन्ना।
इससे पहले रंजन गोगोई थे। कौन थे मुझे पता नहीं है। ये समय वर्तमान में संजीव खन्ना किस नंबर के हैं? तो आपका उत्तर होगा 51वें। किस नंबर के? 51वें नंबर के हैं इस समय। डी.वाई. चंद्रचूड़ थे इससे पहले। डी.वाई. चंद्रचूड़ थे और रंजन गोगोई इससे पहले रहे थे, उनको याद है। लेकिन किस नंबर के थे? शायद 49वें थे या ऐसे करके थे, ऐसे ही था कुछ। हाँ ऐसे ही थे कुछ। संजीव खन्ना वर्तमान में याद रखिएगा। वर्तमान में कौन है इसके मुख्य न्यायाधीश? संजीव खन्ना। वो भी हैं किस नंबर के? 51वें नंबर के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हो गया आपका। अब ध्यान रखेंगे, संख्या हो गई आपकी, गठन हो गया, नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति। नियुक्ति के बारे में देख लीजिएगा। नियुक्ति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो पहली बात जो ऑप्शन होते हैं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद, इससे कोई मतलब नहीं है आपका। अर्थात राज्य से इनका कोई लेना देना नहीं है, राज्य के उच्च न्यायालय से कोई लेना देना नहीं, राज्य विधानमंडल से कोई लेना देना नहीं, मुख्यमंत्री, राज्यपाल से कोई लेना देना नहीं। मतलब है सिर्फ केंद्र से आपका, क्योंकि उच्चतम न्यायालय एक ही न्यायालय है और कोई है नहीं। तो नियुक्त करेगा राष्ट्रपति। ध्यान रखिएगा, कौन करेगा? राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति इसकी नियुक्त करता है। किसकी? न्यायाधीशों की। किसकी? न्यायाधीशों की। लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। मुख्य न्यायाधीश दिखाई पड़ा ठीक से? न्यायाधीश की नियुक्ति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के अन्य, बहुत इंपॉर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों से परामर्श करता है। अर्थात उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों की राष्ट्रपति तो नियुक्त कर देता है, लेकिन जब मुख्य न्यायाधीश की बात आती है तो उच्चतम न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों से सलाह लेता है और राज्य के उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की भी सलाह लेता है। लेकिन ये ध्यान रखना, इनकी सलाह मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है। ध्यान रखिएगा, समझ में आया कि नहीं? वो सलाह मान सकता है, लेकिन इनको क्या कर सकता है? उनकी सलाह को मान भी सकता है और नहीं मान सकता का मतलब है बाध्य नहीं है, इसीलिए बताया। ठीक है,
अगला आता है शपथ। अगला क्या आता है? शपथ। अंग्रेजी में इसको कहते हैं ओथ। क्या कहते हैं? ओथ। शपथ कौन दिलाता है? तो ध्यान रखिएगा, शपथ अच्छा जो नियुक्त करेगा वही शपथ दिलाता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को क्या आप लिखेंगे? उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ राष्ट्रपति दिलाता है। राष्ट्रपति दिलाता है एवं उसकी अनुपस्थिति में, किसकी अनुपस्थिति में? राष्ट्रपति। उसकी अनुपस्थिति में, उसकी अनुपस्थिति में राष्ट्रपति द्वारा नामित व्यक्ति ही शपथ दिलाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा। यानी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को राष्ट्रपति ही शपथ दिलाता है। अगर किसी कारणवश वो शपथ नहीं दिलाना चाहता या किसी कारणवश अनुपस्थित है, नहीं दिलाना चाहता, तो ऐसे व्यक्ति को नामित कर देगा। अर्थात उसी के पास इतना पावर है कि राष्ट्रपति ही दूसरे व्यक्ति को नामित करेगा और वही न्यायाधीशों को शपथ दिलाएगा। ध्यान रखिएगा, ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वेतन एवं भत्ते, ध्यान रखिएगा। अब आगे आएगा टॉपिक वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते, ध्यान रखिएगा। तो इसका वेतन निश्चित होता है, अर्थात राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत रहता नहीं है, इसलिए इसका निर्धारण कौन करेगा? वेतन का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट है। वेतन का निर्धारण संसद करती है। वेतन का निर्धारण बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वेतन का निर्धारण संसद करती है। ध्यान रखिए, वेतन का निर्धारण समय समय पर महंगाई के हिसाब से बढ़ाया घटाया जाता है सबका। जब कर्मचारियों का बढ़ता है तो उसका भी बढ़ना चाहिए, कम तो होता नहीं है। लेकिन संसद के पास इतना पावर है कि इसके वेतन निर्धारित करती संसद के पास पावर होता है। और वेतन का निर्धारण कौन करता है? संसद करती है। अगर पूछा जाए मुख्य न्यायाधीश को, वर्तमान की बात करेंगे, मुख्य न्यायाधीश का वर्तमान में, अर्थात कह सकते हैं वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश का वेतन वर्तमान में कितना है? 2,80,000। कितना? 2,80,000 रुपये प्रति माह है। ध्यान रखिए, प्रति माह, यानी अर्थात उसको हर महीने 2,80,000 वेतन मिलता है। और अन्य न्यायाधीशों की बात करेंगे, अन्य न्यायाधीशों को मिलता है वर्तमान में 2,50,000 रुपये। कितना? 2,50,000 रुपये प्रति माह मिलता है इनको। और ध्यान रखिएगा, इनके जो वेतन और भत्ते हैं, इनके कार्यकाल के दौरान
कम नहीं किए जाएंगे, ध्यान रखिएगा, कम नहीं किए जाएंगे। अगला प्रश्न है, वेतन आपका हो गया, अब आएगा कार्यकाल। क्या आएगा? कार्यकाल। कार्यकाल, ध्यान रखिए, क्या आएगा? कार्यकाल। अब देखो, वास्तव में अगर पूछा जाए, वास्तव में संविधान में इसका कार्यकाल अनिश्चित माना गया है। ध्यान रखिएगा, पूरी बात सुन लीजिएगा तब बोलिएगा। अनिश्चित किया गया है लेकिन कुछ प्रावधान, यानी कुछ प्रावधानों के तहत उसका पद खाली हो सकता है। उसका पद खाली हो सकता है। कैसे? पहला प्रावधान क्या है? वह 65 वर्ष की उम्र प्राप्त कर चुका हो, अर्थात वह 65 वर्ष का हो चुका हो, ध्यान रखिएगा, यहाँ से कंफ्यूज हो जाते हैं सभी कंप्यूटर कि 5 या 6 ये वाला कोई सिस्टम है ही नहीं। उच्चतम न्यायालय में अधिकतम उम्र की बात की गई 65 वर्ष, और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों के लिए 62 वर्ष निश्चित की गई है। लेकिन 5